हेलो वेलकम टू एसिड क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, बेचारी से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं। साथ साथ में से जोड़ के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ जरूरी होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, अगर आप नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो भी आखिर तक देखना, क्योंकि सारे सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले इसको अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सारी पीडीएफ जितना भी डिस्कशन होगा हम इसी चैनल पे करने वाले हैं। अब देखते हैं हमको कौन कौन से सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि यूपीआई इज सेट टू लॉन्च इन विच कंट्री एक्सपेंडिंग इंडिया डिजिटल पेमेंट रीच, यानी कि भारत की यूपीआई प्रणाली किस देश में लॉन्च होने जा रही है। यूपीआई बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके थ्रू आप लोग यूपीआई ऑनलाइन जो है पैसों का लेन देन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो यूपीआई जो प्रणाली है एक नए देश में जो है लॉन्च होने जा रही है। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो है ये जापान के मार्केट में जो है ये लॉन्च होने वाला है। जो हमारा यूपीआई है एक बहुत बड़ा जो है की माइलस्टोन देखा जा रहा है। भारत के जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस होता है ना, उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है। किस तरीके से जो है ट्रांजैक्शन को सरल बनाने के लिए क्रॉस बॉर्डर इस तरीके के पहल को किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले जो है ट्रायल बेसिस पे होगा फिजिकल ईयर 2026 तक। और स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि ये जो यूपीआई का जो यूज़ है वो जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे जापान में उनके लिए जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाद में जो है इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाएगा फेज बाई फेज। तो अभी क्या होगा कि जो भारत का टूरिस्ट जापान जाएगा तो इजीली जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, जिससे कि उसका कोई भी पैसों का लेन देन रुकेगा नहीं और उसके लिए बहुत एक आसानी हो जाएगी किस तरीके से वो अपने पैसों का लेन देन कर सकता है भारत का यूपीआई यूज़ करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी कौन सा देश अभी लागू करने के बाद का? जापान। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि इन द रिपब्लिक डे परेड उत्तर प्रदेश शोज द कल्चर ऑफ विच रीजन, यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाता है। यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी एक सवाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली क्या हुआ, जो 77th रिपब्लिक डे था हमारा, उसमें जो कर्तव्य पथ पे जो हुआ है वहां पर जो है कई सारी झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा, मिनिस्ट्रीज के द्वारा और राज्यों के द्वारा भी। तो हमारा यूपी भी आया उसमें। और यूपी में क्या हुआ, तो इस झांकी में जो है बुंदेलखंड की भव्यता के बारे में जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि किस तरीके से बुंदेलखंड ये जो कल्चरल हेरिटेज है, जो रिच कल्चर है वहाँ का, उसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक जो है झांकी जो है यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है यूपी के द्वारा। तो इसके थोड़े से इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें फीचर हो रही थी, यानी कि जो झांकी दिखाई गई है उसमें कौन कौन सी बातें प्रदर्शित की गई थी यूपी के द्वारा। तो सबसे पहले जो इसका जो फ्रंट सेक्शन है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे जो फ्रंट सेक्शन है ये बेसिक एक मुख लिंग जो है कालिंजर का उसको प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक ये रॉक कट स्कल्पचर है। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड के जो स्पिरिचुअल डेप्थ है और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस है ना, उसको प्रदर्शित करता है। किस तरीके से जो वहाँ के जो आर्किटेक्ट को जो है किस तरीके से देखा जाए कि भव्य है और सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर बात की गई, कितनी डिटेलिंग यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये दिखाते हुआ यहाँ पर ये प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिडिल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो बुंदेलखंडी जो क्राफ्ट ट्रेडिशन है उसको प्रदर्शित करता हुआ दिखता है। किस तरीके से वहाँ पर जो पॉटरी हो गई, ठीक है, बीड वर्क है और जो लोकल हार्ट्स है ना, किस तरीके से जो है ये वहाँ पर काम कर रहे हो, कौन कौन से यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट जो है एक्टिव हैं, ये चीज़ें यहाँ पर उसको प्रदर्शित करते हुए दिखती हैं। इसके बाद जो है ये जो भी जो प्रोडक्ट दिखाए गए इस झांकी में, तो ये सारे प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम चल रही है सरकार की, उसमें जो है रिफ्लेक्ट होते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से उस क्षेत्र में कौन-कौन से प्रोडक्ट, कौन-कौन से हैंडीक्राफ्ट और कौन-कौन से वहाँ पर जो लोकल क्राफ्ट्स हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं। इससे लोग जो है वो जान पाएँ वहाँ के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जान पाएँ। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, कौन-सी झांकी दिखाई है? बुंदेलखंड, याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो व्हाट वाज़ द सेंट्रल स्कीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026, यानी कि गणतंत्र दिवस 2026 की केंद्रीय थीम क्या थी? उसकी स्कीम रखी गई वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं वंदे मातरम को लिखे हुए, थोड़ा-सा भी जानते हैं डिटेल में कि वंदे मातरम के बारे में थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारी जो रिपब्लिक डे परेड होती है 2026 में, कमेंट में आंसर बता देना कि कौन-सी हस्ती जो है इस बार चीफ गेस्ट के रूप में आई थी गणतंत्र दिवस 2026 परेड में। मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, आपको पता भी होगा। अगर आप नहीं देखी है, जाके वीडियो देखो और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर 150 साल पूरे होते हैं वंदे मातरम को लिखे हुए, ठीक है? उसी को देखते हुए ये वंदे मातरम यहाँ पर स्कीम रख दी जाती है। कई बार चर्चा भी हुई, हमने देखा कि किस तरीके से जो विंटर सेशन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें भी जो है कई बार ये मुद्दा उठा कि वंदे मातरम को लेके कई डिबेट हुई पक्ष-विपक्ष में ना। तो इसीलिए जो है ये देखते हुए कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है? और 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो इससे इम्पोर्टेंट थीम कोई हो नहीं सकती थी। इसलिए जो है यहाँ पर वंदे मातरम को यहाँ पर
कोर थीम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। अब थोड़ा-सा वंदे मातरम के बारे में भी जान लो। बेसिकली क्या है, वंदे मातरम को किसने लिखा था? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा है, ठीक है? वंदे मातरम को, ठीक है? इसके बाद जो है, ये क्या होता है कि ये एक यूनिक पोजीशन है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चरल आइडेंटिटी की, ठीक है? यानी कि वंदे मातरम एक बेसिकली हमारी जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है? उसके जो अपन हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको दिखाता हुआ एक गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लिखा जाता है? तो ये उनके द्वारा लिखा जाता है 1875 में, ठीक है? डियर याद रखना, 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये वंदे मातरम लिखा जाता है। पहली बार पब्लिश कब होता है, यानी कि जो लिटरेरी जर्नल होते हैं उसमें पहली बार जो है वो जो बंग दर्शन नाम का जो लिटरेरी जर्नल था, उसमें पहली बार ये प्रदर्शित होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1882 में जो उनका जो नॉवल था आनंद मठ, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, आप इससे आपको एक सवाल और मिल गया। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवल है, तो ये जो है 1882 में पब्लिश होता है, उसमें जो है वंदे मातरम को पहली बार लिया जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसको वो पहली बार गाया कब जाता है? तो इसको गाया जाता है 1896 में, ठीक है? यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1896 में, कहाँ हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता में, ठीक है? इसके जो है प्रेसिडेंट बता देना कि इस सत्र में कौन से जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट में ये भी बता देना। तब जो है ये पहली बार गाया जाता है। फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1950 में जब संविधान लागू होता है पूरी तरीके से, तो हमारे संविधान निर्माता हैं, उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने 1950 में इसको एज़ अ नेशनल सॉन्ग यहाँ पर शामिल कर लिया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो व्हिच कंट्री हैज़ ऑफिशियली कंप्लीटेड इट्स विथड्रॉ फ्रॉम दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अपना नाम वापस लेने वाला कौन-सा देश है? तो हमारा जैसे कि ट्रम्प साहब, ठीक है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा करके जो उन्होंने कैंपेन चलाई थी, उसी को देखते हुए कि अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, इसमें अमेरिका का पैसा बहुत जा रहा है, लेकिन अमेरिका को कोई रिजल्ट नहीं मिल के आ रहा है। तो इसीलिए जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है धीरे-धीरे कट ऑफ करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि हम सुपर पावर है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब उन्होंने फेज़ वाइज़ मैनर में जो है वो बाहर आए। तो वो कौन सी संस्था आई? तो अभी रिसेंटली पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं, वो देश कौन-सा है? तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ से बाहर आ चुका है, ठीक है? यहाँ पर जो है उन्होंने ऑफ़िशियली जो है विथड्रॉल की यहाँ पर घोषणा कर दी है कि अमेरिका पूरी तरीके से अब बाहर हो चुका है, अब नहीं है इसमें शामिल। थोड़ा-सा डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट एक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर की बात कर लें, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट बात होगी, कब इसको एस्टैब्लिश किया जाता है? तो 1948 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। ये एक स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है। इम्पोर्टेंट बात हो गई। मैंडेट की बात करते हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पे जो भी हेल्थ जो प्रॉब्लम्स आती है, उस पे रिस्पॉन्स की बात करता है, ठीक है? इंटरनेशनल नॉर्म्स यहाँ पर सेट करता है। उसके बाद जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ को जो है ये डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी इश्यू ऐसा लग रहा है कि वो एक पैंडेमिक के रूप में सामने आ रही है या फिर एक हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, उसको डिक्लेयर कर रहा है। जिस तरह से कोविड-19 आया, वायरस आया, ठीक है? उसमें जो है डब्ल्यूएचओ ने ही घोषित किया कि हाँ, ये एक सीरियस कंसर्न है और ये एक पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है हमारे सामने, तो वो वहाँ पर डिस्कशन किया और डिक्लेयर करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात। गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 194 जो है मेंबर स्टेट हैं, ठीक है? और ये ओपन है ऑल यूएन जो मेंबर्स हैं उनके लिए, ठीक है? इसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ना, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करते हैं तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करता है, ठीक है? टेक सेक्रेटेरिएट है जो कि टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की बात करता है, जो कि डायरेक्टर जनरल जिसको सपोर्ट करते हैं रीजनल ऑफिसर्स, उनके द्वारा ये गवर्न किया जाता है, ठीक है? और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच इंडियन स्टेट इज कंसीडर्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने वाला भारतीय राज्य कौन बन चुका है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इस तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात की। देखो कुछ टाइम पहले अक्टूबर या नवंबर के आसपास का समय था, ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये डिसीजन दिया था कि 16 साल के जो भी बच्चे होंगे, उनका सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। अब जो है उसी से इंस्पायर होते हुए हमारे देश के राज्यों ने भी समझा कि ये ज़रूरी है, नीड है अभी हमारे टाइम की, कि इस तरीके से जो बच्चे हैं उनका जो माइंड है, वो गलत डायरेक्शन में ना जाए, वो एक अच्छे रिसर्च में जाएँ, ठीक है? अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, तो वो क्या कर रहे हैं कि 16 साल के जो भी बच्चे होंगे, उनके लिए सोशल मीडिया को बैन करने की बात की गई है। तो वो कौन-सा राज्य है? तो वो है गोवा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है? गोवा ने बेसिकली अभी घोषणा कर दी है कि जो 16 साल तक के जो बच्चे होंगे, इनके लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे
इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो देश से रिलेटेड सवाल अक्सर आपसे बनेंगे। इस बार भी चांसेस बन जाए तो आपको थोड़े थोड़े ईयर मंथ वाइज हम लोग कवर करते चल रहे हैं। लास्ट में एक वीडियो भी ले जाएंगे हम लोग की, जिसमें सारे जितने भी जो डे होंगे इस ईयर के जनवरी के, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को ही। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है और इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बेसिकली हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, जैसा डिस्कस कर ही लिया है। ये बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके बाद जो है नेशनल बॉर्डर हो गए, इनको सिक्योर करने की बात करता है। जो इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं उनको जो है वो प्रिवेंट करने की यहाँ पे बात कर रहा है। इस डे में यहाँ पर बात की जाती है किस तरीके से ये जो इलीगल मूवमेंट होता है गुड्स का उसको रोका जाए। इसके बाद जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर करने की बात की जाती है। इस साल की थीम भी याद रख लेते हैं। थीम थी कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। और इसके बाद जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पर ई-कॉमर्स और जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ना, उसके एक्सपेंशन की यहाँ पे बात करता है, किस तरीके से इनको एक्सपेंड किया जाए। और यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो रहा है, जो एक राइजिंग चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है, इसको यहाँ पर रोकने की बात करता है। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन एमओयू विद द सेंटर फॉर आयुर्वेद एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू एडवांस डिजिटल हेल्थ, यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने के साथ समझौता ज्ञापन किस संस्था ने किया है। हेल्थ में थोड़ा डिजिटलाइजेशन लाने के लिए, क्योंकि किस तरीके से जो है हमारे जो है हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं, तो हमें भी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। हमें भी अपनी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि इस तरीके से कोई भी सिचुएशन ना आए जो कि इमरजेंसी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर दे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उन्होंने जो है एक समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ? तो वो किया सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपने जान ही लिया कि ये समझौता किन 2 संस्थाओं के बीच में हुआ है, तो इस तरीके का सवाल आपसे बन ही जाएगा, ये याद रखना। अब ये समझौता बेसिकली जो है ये क्यों किया गया है, किस पर्पज़ से किया गया है? तो बेसिकली जो है कि मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है, जो डिजिटल हेल्थ है और जो आयुर्वेद का जो मॉडर्नाइज़ेशन किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि अब पुरानी चीज़ें हैं, उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन अब जो नई नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडर्नाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद को हम चाहते हैं कि हमारे लोगों तक पहुँचे, आयुर्वेद को भी जाने। ये ज़रूरी है कि उसका थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ेशन किया जाए, इसीलिए एक एक इम्पोर्टेंट समझौता यहाँ पर माना जा सकता है कि किस तरीके से दोनों संस्थाओं ने किया है। इस पार्टनरशिप का एम क्या होगा? ये बेसिकली कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेद को प्रमोट करेगा। इसके बाद जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो है ये बढ़ावा देगा। फिर इसके बाद जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा, जो कि आयुर्वेदा सेक्टर में होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी। पढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि डेटा प्राइवेसी डे इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एवरी ईयर ऑन, यानी कि डेटा गोपनीयता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने 2 दिवस जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। पहला करा हमने इंटरनेशनल कस्टम डे, फिर उसके बाद जो है डेटा प्राइवेसी डे। ये दोनों आप याद रखेंगे। तो ये कब मनाते हैं? ये मनाता है 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 28 जनवरी ये दिवस है जहाँ पर डेटा प्राइवेसी डे को मनाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अवेयरनेस फैलाई जाती है इसमें की इम्पोर्टेंस, जो हमारे जो प्रोटेक्टिंग जो राइट्स हैं, ठीक है, पर्सनल डेटा है, हमारी प्राइवेसी है, उसको आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच ना करें, किसी के भी डेटा को जो है गलत यूज़ ना करें। तो इन सब बातों पे थोड़ा-सा एथिकल वे में जो है समझाई जाती हैं चीज़ें, कि ये एक ज़रूरी एस्पेक्ट है जिसको हमको समझना होगा और किसी भी तरीके के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दिवस के माध्यम से जो है ये मनाया जाता है और ये ना 2006 में काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।